आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक कहानी आभूषण पर। जी, और ये कहानी मानवीय इच्छाओं, रिश्तों की जटिलताओं और सौंदर्य की जो हमारी समझ है, उस पे बहुत गहरे सवाल उठाती है। हाँ, मतलब कैसे आभूषणों की एक चाहत एक सुखी जीवन को बिल्कुल पलट कर रख सकती है। बिल्कुल। और कैसे अंत में सच्चा प्रेम और पश्चाताप ही शांति का रास्ता दिखाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है शीतला से। शीतला जो गांव के ताल्लुकेदार हैं, कुंवर सुरेश सिंह, उनकी नई नवेली दुल्हन को देखने जाती है। हाँ, और वहां जाकर वो दुल्हन के रूप पर उतना ध्यान नहीं देती जितना उसके जगमगाते हुए गहनों पर देती है। वो तो जैसे मंत्रमुग्ध हो जाती है। बिल्कुल। और फिर जब वो घर लौटती है तो सारा गुस्सा अपने पति विमल सिंह पर उतारती है। और वो सिर्फ गुस्सा नहीं है, वो एक तरह से अपने भाग्य को कोस रही है, अपने पिता को कोसती है कि उसे एक गरीब घर में क्यों ब्याह दिया। सही बात है। और विमल सिंह, जिनके पुरखे कभी इलाकेदार हुआ करते थे, वो अब गरीबी में जी रहे हैं। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है कि भाई मेरे भाग्य में धन दौलत नहीं है, इसमें मैं क्या करूं। पर शीतला का तर्क बहुत अलग है। वो कहती है कि अगर प्रेम होता तो धन की वर्षा हो सकती थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो सीधे सीधे प्रेम को आर्थिक सफलता से जोड़ रही है। हाँ, और वो ये भी मानती है कि उसे गहनों से बहुत ज्यादा प्रेम है। वो खुद को अभागिनी समझती है सिर्फ इसलिए कि उसके पास गहने नहीं है। और विमल ये सब सुनकर जैसे टूट सा जाता है। बिल्कुल। उसकी बातें उसे बहुत चुभती हैं, और शायद इसी आहत मन से वो उससे वादा कर बैठता है। वो कहता है कि कुछ दिन सब्र करो, मैं गहने बनवा दूंगा। पर ये वादा सिर्फ वादा नहीं रहता, ये उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर देता है। एक बहुत ही दुखद अध्याय। शीतला के व्यवहार से वो इतना दुखी हो जाता है कि घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। और एक प्रण लेता है जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा कठोर है। बहुत कठोर। वो कहता है कि या तो शीतला को गहनों से लाद दूंगा या फिर उसे विधवा बना दूंगा। सोचिए, मतलब एक पति अपनी पत्नी के लिए ये सोच रहा है। और वो निकल पड़ता है। कलकत्ता से होते हुए रंगून पहुंच जाता है और वहां बंदरगाह पर मजदूरी करने लगता है। लेकिन उसकी जीवन शैली बाकी मजदूरों जैसी नहीं है। वो एक तपस्वी की तरह जीता है। बिल्कुल। जहां दूसरे मजदूर खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, विमल बहुत संयम से लेता है, पैसे बचाता है। क्योंकि उसका एक ही मकसद है। एक ही मकसद, गहनों के लिए पैसे जमा करना। और इस धुन में वो अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करता। हाँ, मतलब कठोर परिश्रम और वहां की जो जलवायु है, उसकी वजह से वो बीमार और बहुत कमजोर हो जाता है। फिर भी लगा रहता है। अपने संयम और आचार की वजह से वो मजदूरों का नेता जैसा बन जाता है। लोग उससे उधार लेने लगते हैं तो वो एक तरह का महाजन भी बन जाता है। और इसी बीच एक घटना होती है जो उसकी सोच पर असर डालती है। हाँ, एक मजदूर की बर्मी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है, और इस पर विमल का जो निष्कर्ष है वो बड़ा दिलचस्प है। वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि देखो, स्त्रियां गहने मिलने पर भी बेवफा होती हैं। मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट घर कर रही है। अच्छा। और फिर 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल। और एक दिन उसे पता चलता है कि सुरेश सिंह, यानी उसके गांव के ताल्लुकेदार, शीतला के गांव के। हाँ, उन्होंने एक इनाम की घोषणा की है कि जो कोई विमल का पता बताएगा उसे 1000 रुपए मिलेंगे। तो ये सुन के विमल को क्या लगता है? उसे खुशी होती है? नहीं, उसे शक होता है। उसे लगता है कि सुरेश उसकी जमीन हड़पना चाहता है। अच्छा, एक गलतफहमी हो जाती है। बहुत बड़ी गलतफहमी। और वो अपनी जायदाद बचाने के लिए फौरन घर लौटने का फैसला करता है, ये सोचते हुए कि मेरे पास अभी सिर्फ 3000 रुपए हैं, जो शीतला की इच्छा पूरी करने के लिए काफी नहीं है। तो वो एक अधूरे मन से एक शक के साथ वापस लौट रहा है। बिल्कुल। और जब वो ये सब कर रहा है, उसी वक्त कहानी का दूसरा सिरा, दूसरा घर हमारे सामने आता है। कुंवर सुरेश सिंह और उनकी पत्नी मंगला कुमारी का घर। हाँ, और ये घर विमल के घर का, जैसा आपने पहले कहा था, बिल्कुल आईना है। यहाँ सब कुछ है, पर जो जरूरी है वो ही नहीं है। मंगला बहुत गुणवान है, पतिव्रता है, लेकिन रूपहीन है। और इसी वजह से सुरेश उसे पसंद नहीं करता। वो बात बात पर उस पर झुंझलाता है। और उसके इस झुंझलाहट की एक और वजह है। हाँ, और वो वजह है शीतला। जिस दिन शीतला मंगला को देखने आई थी, उसी दिन सुरेश ने उसकी सुंदरता की एक झलक देख ली थी। और वो उसके मन में बस गई थी। प्रेमचंद लिखते हैं कि ये आकर्षण वासना रहित था, पर ये उसे मंगला के करीब भी नहीं आने देता था। एक अजीब सी कश्मकश थी। और ये कश्मकश एक दिन घर में कलह का रूप ले लेती है। हाँ, गर्मी का दिन है, सुरेश परेशान है, और घर में औरतें गाना बजाना कर रही हैं। वो चिढ़कर उन्हें डांट देता है। और जब मंगला कुछ कहती है तो वो बोल देता है कि मैं घर का स्वामी हूँ। और बस यही बात मंगला को लग जाती है।
उसका जो जवाब है वो इस कहानी के सबसे शक्तिशाली संवादों में से एक है। वो क्या कहती है? वो कहती है, जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका घर पर भी कोई अधिकार नहीं। वाह, मतलब उसने एक वाक्य में पूरी भौतिक संपत्ति को खारिज कर दिया। बिल्कुल। और अगली सुबह वो घर छोड़कर चली जाती है, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी शिकायत के, सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए। और वो कहाँ जाती है? वो पैदल चलते चलते शीतला के गांव पहुंचती है और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है। तो शीतला पर इस बात का क्या असर होता है? एक पल के लिए उसे अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास होता है। उसे लगता है कि जिस अनमोल प्रेम को ना पाकर मंगला ने अपना घर संसार त्याग दिया, उसी प्रेम को उसने गहनों के लिए ठुकरा दिया। हाँ, उसे एक पल के लिए आभूषणों से घृणा हो जाती है। लेकिन यह एहसास बहुत क्षणिक होता है। क्यों? क्योंकि विमल के जाने के बाद शीतला पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। खेतीबाड़ी चौपट हो जाती है, घर में फाके पड़ने लगते हैं। अच्छा। और ऊपर से उसके मायके वाले भी एक मुकदमे में फंसकर उसी के घर आ जाते हैं। तो घर में कलह और भी बढ़ जाती है। तो उसका वो पश्चाताप, घृणा सब पेट की आग में दब जाता है। बिल्कुल। और ऐसे ही एक दिन सुरेश शीतला को बहुत ही दयनीय हालत में देखता है। और तब उसके मन में एक पल के लिए वासना जागती है, लेकिन वो तुरंत अपनी बुद्धि से, अपनी इंसानियत से उस पर विजय पा लेता है। ये सुरेश के चरित्र का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। बहुत बड़ा। वो अपनी पार्श्विक वृत्ति को हरा देता है और वो शीतला को बहन कहकर एक पत्र लिखता है। बहन? हाँ, ये बहन शब्द एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है। वो उसकी मदद के लिए रुपए और अनाज भेजता है और शीतला कृतज्ञता से उसे अपना भाई मान लेती है। तो अब घर में हालात कुछ सुधरते हैं? हाँ, सुरेश की मदद से शीतला के मायके वाले वापस चले जाते हैं। घर में शांति हो जाती है और सुरेश लगातार विमल का पता लगाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन शीतला का जो मूल स्वभाव है, क्या वो बदलता है? नहीं, यही प्रेमचंद मानवीय स्वभाव की गहरी समझ दिखाते हैं। जैसे ही हालात सुधरते हैं, एक दिन बातचीत में शीतला फिर से गहनों के प्रति अपनी इच्छा जाहिर कर देती है। क्या कहती है वो? वो कहती है कि जिनके भाग्य में है वे यहीं सोने से लदी हैं। अच्छा, मतलब इशारा सुरेश की पत्नी की तरफ है। हाँ, और ये सुनकर सुरेश को एक तरह का अपमान महसूस होता है। उसे लगता है कि पति के वियोग में भी इस स्त्री को गहनों की ही पड़ी है। तो वो क्या करता है? वो कुछ अपमानजनक स्वर में उसे गहने बनवा देने का वादा करता है। और शीतला उस अपमान को समझ ही नहीं पाती। उसकी आंखें तो आनंद से भर आती हैं। वो कृतज्ञता से सुरेश को देखती है। मतलब उसके लिए अब रिश्ते, भावनाएं कुछ मायने नहीं रखता, बस गहने। और जब उसे मंगला के आभूषण पहनने को मिलते हैं तो वो पूरी तरह बदल जाती है। कैसे? उसके स्वभाव में एक गर्व आ जाता है। वो घर का कोई काम नहीं करती, बस सच धज कर आईने के सामने रहती होगी। बिल्कुल। और फिर उसके मन में एक और इच्छा जागती है। उसे लगता है कि कोई उसे इस रूप में देखे, कोई उसकी प्रशंसा करे। और वो सुरेश को बुलाती है। हाँ, लेकिन सुरेश अब उसके घर बहुत कम आता है, क्योंकि वो अपनी वासना पर विजय पा चुका है। वो एक पवित्र रिश्ता निभाना चाहता है। और शीतला उन गहनों के जरिए एक अपवित्र आकर्षण पैदा करना चाहती है। दोनों के उद्देश्य अब बिल्कुल अलग हो चुके हैं। बिल्कुल। और कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। एक रात जब शीतला सुरेश के लिए फूलों का हार गूंथ रही होती है, तभी विमल घर लौटता है। हाँ, 3 साल की तपस्या के बाद, एक दुर्बल, मैले कुचेले कैदी जैसी हालत में। और वो घर आकर जो देखता होगा, वो उसके लिए कितना बड़ा आघात होगा। सोच से भी परे, उसकी पत्नी गहनों से लदी हुई किसी और के लिए हार गूंथ रही है। घर की हालत बदली हुई है। वो स्तब्ध रह जाता है। और शीतला का क्या रिएक्शन होता है? वो अपने पति को इस हाल में देखकर खुश होती है? खुश होना तो दूर, वो उससे घृणा करने लगती है। उसे अपने पति की वो दीनहीन दशा देखकर नफरत हो जाती है। वो उसका स्वागत तक नहीं करती। हे भगवान! विमल अपनी माँ से जब सारी कहानी समझता है तो वो क्रोध से भर जाता है। वो शीतला को पिशाचनी और कुल कलंकिनी कहता है। और फिर? मानसिक संताप और यात्रा की थकान दोनों मिलकर उसे तोड़ देते हैं। उसे तेज बुखार चढ़ जाता है। और शीतला, क्या वो अपने बीमार पति की देखभाल करती है? एक क्षण के लिए भी उसके पास नहीं आती। उसकी निष्ठुरता यहाँ अपनी पराकाष्ठा पर है। ये तो बहुत ही दुखद है। फिर सुरेश को खबर मिलती है तो वो आता है और सुरेश को देखकर शीतला बनावटी शोक का रूप धरकर कमरे में आती है। जिसे देखकर विमल को और गुस्सा आता होगा। एक ऐसे लक्ष्य के लिए जो न सिर्फ व्यर्थ था, बल्कि जिसने उसकी जान ही ले ली। हाँ, और मृत्यु के बाद भी शीतला का व्यवहार नहीं बदलता। उसे विमल की मृत देह से डर लगता है। वो सुरेश से सहारा मांगना चाहती है, पर सुरेश उससे अलग हट जाता है।
सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहुत गहरा एहसास। विमल की मृत्यु के बाद उसे गहरा पछतावा होता है। उसे लगता है कि अनजाने में ही सही, पर एक घर उजड़ने का कारण वो भी है। और इसी पछतावा में उसे किसकी याद आती है? मंगला की। उसे पहली बार एहसास होता है कि असली सौंदर्य क्या है, वो बाहरी रूप रंग नहीं। बल्कि मंगला के गुण, उसका आत्मसम्मान, उसका त्याग, ये है असली सौंदर्य। बिल्कुल। उसके हृदय में गुणों के प्रति सम्मान जागता है और वो मंगला को वापस लाने का निश्चय करता है। वो उसके मायके जाता है। हाँ, और वहां उसका स्वागत व्यंग और उपदेशों से होता है, जो शायद जरूरी भी था। उसके अहंकार को तोड़ने के लिए। हाँ, उसकी साली और सास उसे उसकी गलतियों का एहसास कराती हैं और वो स्वीकार करता है। वो कहता है कि जो पुरुष अपनी रूपहीन स्त्री को त्यागे वो पशु है, और अगर पढ़ा लिखा हो तो पिशाच है। वो खुद को पिशाच मानता है। ये उसका पूरा रूपांतरण है। पूर्ण रूपांतरण। और फिर रात में मंगला उसके कमरे में आती है और सुरेश को उसके उसी रूप में एक अनूठी छवि और शांति दिखाई देती है। और कहानी की जो आखिरी पंक्ति है वो सब कुछ कह देती है। हाँ, रूप वही था पर आंखें और थीं। मतलब सौंदर्य वस्तु में नहीं, देखने वाले की दृष्टि में होता है। बिल्कुल। जब तक सुरेश की आंखों पर रूप का पर्दा था, उसे मंगला में कुछ नहीं दिखा। जैसे ही पश्चाताप और आत्मज्ञान से उसकी आंखें साफ हुईं, उसे मंगला का सच्चा सौंदर्य दिखाई देने लगा। तो ये कहानी सिर्फ गहनों के लालच के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। ये इस बारे में है कि हम इंसानों को और रिश्तों को किस तराजू पर तौलते हैं। क्या हम उन्हें उनके चरित्र से मापते हैं या समाज के बनाए सुंदरता और संपत्ति के पैमानों पर? सही बात है। आभूषण एक तरह की चेतावनी है कि जब भौतिक चीजें, मतलब गहने, घर, पैसा, जब ये सब भावनात्मक रिश्तों की जगह लेने लगते हैं तो अंत में त्रासदी ही हाथ लगती है। जैसा विमल और शीतला के साथ हुआ। हाँ, और दूसरी तरफ सुरेश और मंगला का रिश्ता ये उम्मीद जगाता है कि आत्मज्ञान से हम अपनी गलतियों को सुधार कर सही मूल्यों को पहचानना सीख सकते हैं। ये चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर लाके छोड़ती है। कहानी के अंत में सुरेश की आंखें बदल गईं और उसे मंगला में सौंदर्य दिखने लगा। तो क्या हम सच में बाहरी सुंदरता से आकर्षित होते हैं या हम उस कहानी से आकर्षित होते हैं जो हम अपने मन में उस सुंदरता के बारे में गढ़ते हैं? और अगर हम अपने मन की कहानी बदल दें तो क्या हमारे लिए सुंदरता की परिभाषा भी बदल सकती है? बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। हमें उम्मीद है कि ये कहानी और इस पर हमारी चर्चा आपके दिल को छू गई होगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। अगली कहानी तक के लिए विदा।